गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व आप लोग अपवर्तन के बारे में आप लोगों को पता है, प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, और इस पूरे 1 घंटे में हम प्रिज्म से अपवर्तन, न्यूनतम विचलन, अपवर्तनांक का सूत्र, तीनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रिज्म है क्या चीज। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो कि 3 आयताकार पृष्ठों तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। मेरे हाथ में यहाँ पर प्रिज्म रखा हुआ है, हम इसको चित्र के रूप में इस रूप में बता सकते हैं। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, 3 आयताकार पृष्ठ है। एक आयताकार पृष्ठ ये हुआ, दूसरा आयताकार पृष्ठ ये, और तीसरा आयताकार पृष्ठ ये। साथ ही 2 इसमें त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं, जो कि एक त्रिभुजाकार पृष्ठ ये हुआ, दूसरी त्रिभुजाकार पृष्ठ ये हुआ। इस प्रकार से हम प्रिज्म को परिभाषित कर सकते हैं। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसमें 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन इन्हीं आयताकार पृष्ठों से होकर होता है। यहाँ पर मैं हथेली में रखकर बता रहा हूँ आपको, ये जो आयताकार पृष्ठ है इसी से होकर प्रकाश का अपवर्तन होता है। और प्रिज्म को हमेशा रखा जाता है, इसका जो त्रिभुजाकार जो पृष्ठ होता है उसको क्षैतिज रखा जाता है इस प्रकार से, और जो आयताकार पृष्ठ जो होता है वो ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। रखने का तरीका भी यही होता है। प्रिज्म को जब उसके आयताकार पृष्ठों के लंबवत काटा जाता है, मतलब इस रूप में ऐसा काटते हैं ऊर्ध्वाधर लंबवत, तो उसे प्रिज्म का परिच्छेद कहा जाता है, और उसको चित्र में हम इस रूप में ऐसा व्यक्त करते हैं। जब हम इसके जो आयताकार पृष्ठ है उसको अभिलंबवत काटेंगे तो हमको इस रूप में ऐसा दिखाई देता है। ये एक्चुअल में है क्या चीज? समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और सामान्यतः प्रिज्म का जो कोण होता है, 2 आयताकार पृष्ठों जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं उसको जो मिलाती हुई रेखा है, देखिए यहाँ पर चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, ये एक अपवर्तक पृष्ठ ये हुआ और दूसरी ये हुआ, तो ये होता है प्रिज्म का कोण। इसको कहते हैं प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का कोण मतलब 2 अपवर्तक पृष्ठों को जो मिलाती हुई रेखा है, जो कोण बनता है, 2 अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने पर जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है प्रिज्म का कोण। और ये सामान्यतः 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। आप लोगों को पता है समबाहु त्रिभुज में जो एंगल जो होते हैं 60 का होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो इसको हम कहेंगे प्रिज्म का कोण, जिसको ऐसे व्यक्त करते हैं। प्रिज्म के कोण का जो सामने वाला जो पृष्ठ होता है इसको कहते हैं प्रिज्म का आधार। सामने का जो पृष्ठ होता है, प्रिज्म का कोण जो होता है ना, उसके जो सामने का जो पृष्ठ होता है उसको कहा जाता है प्रिज्म का आधार कहा जाता है। तो ये हो गया कुछ सामान्य जानकारी प्रिज्म के बारे में। हमारा जो मेन यहाँ पर जो अध्ययन करना है प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में। ABC एक प्रिज्म है, इसके 2 पृष्ठ है। AB अपवर्तक पृष्ठ है और AC भी अपवर्तक पृष्ठ है। प्रकाश किरण AB पर, पृष्ठ AB पर PQ दिशा में आपतित हो रही है, अर्थात बिंदु Q पर आपतित हो रही है। पृष्ठ AB पर बिंदु Q पर आपतित हो रही है। यहां पर हम अभिलंब खींच देते हैं, MO एक अभिलंब है। PQ दिशा में आपतित होने के पश्चात, क्योंकि प्रकाश किरण हमको मालूम है, अपवर्तन मालूम है कि नहीं? अपवर्तन के बारे में
अपवर्तन के बारे में आपको पता है कि नहीं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पर प्रकाश किरण, इधर वायु है, इधर कांच है, प्रिज्म कांच का बना हुआ होता है सामान्यतः। तो प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। वायु क्या है? विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, आप लोगों को पता है। तो ये इसकी जो दिशा होती है वो QR दिशा में चली जाती है। पृष्ठ AC पर बिंदु R पर आपतित हो रही है, ये QR। अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पुनः अभिलंब ले लेते हैं, NO, एक और अभिलंब ले लिए, NO AC पर अभिलंब है। अब यहाँ पर प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ गुजर रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो निश्चित तौर पे प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जा रही है। कौन सी दिशा में चली जा रही है? RS दिशा में चली जा रही है। तो प्रकाश किरण AB पृष्ठ पर आपतित हुई PQ दिशा में, कांच के अंदर QR दिशा में अपवर्तित हुई, लेकिन वो जो है AC से होकर जब बाहर निकली तो RS दिशा में निर्गत हो गई। इस प्रकार से प्रकाश किरण को जाना चाहिए था PQ दिशा में, इस दिशा में जाना चाहिए था, पर वो निकल जा रही है RS दिशा में निर्गत हो जा रही है। PQ को कहा जाता है आपतित किरण, QR को कहा जाता है अपवर्तित किरण। साथ ही ये जो RS जो किरण आपको दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है निर्गत किरण। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश किरण को PQ दिशा में ही जाना चाहिए, ऐसा सीधा चली जाना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पर वो RS दिशा में निर्गत हो रही है। इस प्रकार से वो अपने मार्ग से विचलित हो रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, PQ को आगे बढ़ाते हैं और RS को पीछे करते हैं। तो हमको जो एंगल प्राप्त होता है इसको कहा जाता है विचलन का कोण। विचलन कोण। प्रकाश किरण को किस दिशा में जाना चाहिए था? PQ दिशा से सीधी इस दिशा में चला जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात वो RS दिशा में निर्गत हो जा रही है। इस प्रकार से एंगल यहाँ पर UTS, विचलन का कोण हम किसको कहेंगे? कोण UTS, इसको कहा जाता है विचलन का कोण कहा जाता है। इसको डेल्टा से व्यक्त करते हैं, डेल्टा या डेल भी बोलते हैं अपन, समझ आ रहा है? कोण UTS इक्वल टू डेल्टा या डेल भी कहा जाता है, इसको अपन डेल बोल देते हैं संकेत के रूप में। ऐसा इस रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से विचलन कोण हम किसे कहेंगे? कहाँ कहाँ मिला है? आपतित किरण और निर्गत किरण। ये देखिए, आपतित किरण इस दिशा में जाना चाहिए था उसको, है ना, लेकिन वो इस दिशा में जा रही है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच के कोण को कहा जाता है विचलन कोण कहा जाता है। यहां पर ये आपतन कोण है I, R अपवर्तन कोण है और E निर्गत कोण है। हम यहां पर इसको और बता सकते हैं, आपतन कोण बराबर I, अपवर्तन कोण बराबर R और निर्गत कोण बराबर E।
तीन कोण हमको भी यहाँ पर प्राप्त होता है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण। अब इसके पश्चात देखते हैं न्यूनतम विचलन का कोण। न्यूनतम विचलन का कोण। प्रयोगों द्वारा ये पता चला है, विभिन्न प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है, विचलन कोण का मान कम होते जाता है। जैसे सपोज ये आपतन कोण मान लो 30 डिग्री है। आपतन कोण मीन्स आई के मान को हम बढ़ाते जाते हैं। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि आई के मान को हम बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण मीन्स UTS, इसका मान कम होने लगता है। जैसे मान लो आपतन कोण I30 है तो विचलन कोण का मान लो 58 आता है। अब यदि आपतन कोण के मान को हम 35 करते हैं, विचलन कोण का मान आता है 50। आपतन कोण के मान को हम और बढ़ा रहे हैं, 45 किए, विचलन कोण का मान और कम हो रहा है, मान लो 48 हो गया, और कम किए, आई के मान को और बढ़ाए 50 कर दिए तो इसका मान लो 38 आया। समझा रहा है क्या किया? आपतन कोण के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, आई के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, तो विचलन कोण का मान में कैसा परिवर्तन हो रहा है? वो कम हो रहा है। इसको बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा का मान कम हो रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के मान को और बढ़ाते हैं, 50 से मान लो 55 कर दिए, तो विचलन कोण का मान अब घटने के बजाय बढ़ने लगता है। 38 के जगह वो हो सकता है 48 हो जाए। समझ रहा है? तो विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को 38, जो चूंकि हमको सबसे कम वैल्यू प्राप्त हो रहा है, इसको कहा जाता है न्यूनतम विचलन का कोण कहा जाता है। समझ आ रहा है? क्या बताया मैं? आई के मान को बढ़ाते जाते हैं, आई होता है आपतन कोण, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान घट रहा है। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है और इसी को कहा जाता है न्यूनतम विचलन का कोण। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगा? विचलन कोण के न्यूनतम मान को, यहाँ पर 38 जो हमको प्राप्त हुआ है ये सबसे कम वैल्यू है। विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन का कोण कहा जाता है और इसको संकेत के रूप में डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। डेल्टा एम, विचलन को हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं, लेकिन जो न्यूनतम विचलन का कोण होता है उसको डेल्टा एम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आई और डेल्टा के मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो हमें इस रूप में प्राप्त होता है। एक तरफ हम लेते हैं आपतन कोण आई और दूसरी तरफ हम लेते हैं विचलन कोण डेल्टा। तो जो हमको ग्राफ जो प्राप्त होती है वो इस रूप में ऐसा प्राप्त होती है। इस डायरेक्शन में डेल्टा और इस डायरेक्शन पे आई। ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रत्येक विचलन कोण के लिए दो आपतन कोण प्राप्त होता है, ये I1 एंड ये I2। इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ग्राफ से समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर जो विचलन कोण का मान जो है वो I1 I2 दो प्राप्त हो रहा है।
दो आपतन कोण के लिए हमको एक ही विचलन कोण प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो न्यूनतम विचलन का कोण है, देखिए यहां पर आई ये एक ही प्राप्त हो रहा है। जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताया, ये क्या था, हमको मिला था 38 मिला था, 38 डिग्री लगभग हमको डेल्टा एम प्राप्त हुआ था। न्यूनतम विचलन का कोण एक ही होगा, कहने का मतलब यही है, समझ में आ रहा है। विचलन कोण भले अलग अलग हो सकता है अलग अलग आपतन कोण के लिए, लेकिन डेल्टा एम का मान एक ही होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है, इसको कहेंगे हम डेल्टा एम। आईडी ग्राफ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डेल्टा एम का मान एक ही होगा, विचलन कोण के लिए आपतन कोण का मान अलग अलग हो सकता है, समझ आ रहा है। अब हम देखते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा क्या होगी। चूंकि हमको मालूम है, उत्क्रमणिकता का सिद्धांत पता है आप लोगों को। उत्क्रमणिकता का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे मान लो यहाँ पर देखिए, प्रकाश किरण PQ दिशा में आपतित हो रही है, QR दिशा में अपवर्तित हो रही है, RS दिशा में निर्गत हो रही है। यदि इसी प्रकाश किरण को यदि हम SR दिशा में प्रवेश कराएं, आपतित कराएं, समझ आ रहा है, तो यदि इसको SR दिशा में आपतित कराएं तो वो क्या होगा, RS RQ दिशा में अपवर्तित होगी और QP दिशा में निर्गत होगी। अर्थात जिस दिशा में लाइट को प्रवेश कराते हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करती है, दिशा को बदल दें तो उसी मार्ग का अनुसरण करती है। इसको कहते हैं प्रकाश के उत्क्रमणिकता का सिद्धांत कहा जाता है। न्यूनतम की विचलन की स्थिति में हमको मालूम है I1 बराबर I2 होता है, दोनों कोण बराबर होता है। अभी हमने ग्राफ में देखा, दोनों ग्राफ में देखा हमने कि न्यूनतम विचलन की जो स्थिति पैदा होती है उसमें I1 आपतन कोण होता है और I2 क्या होता है, ये निर्गत कोण होता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। हमको मालूम है स्नेल का नियम, पता है आप लोगों को स्नेल का नियम, किसी को स्नेल का नियम म्यू इक्वल टू होता है साइन I बटे साइन R, जहां पर I आपतन कोण है और R होता है अपवर्तन कोण। म्यू क्या है बताइए, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। स्नेल ने बताया था जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे कहा जाता है स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू साइन I1 बटे साइन R1 तथा म्यू इक्वल टू साइन I2 बटे साइन R2। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, ये I1 है, ये R1 है, ये I2 है, ये R2 है, ठीक है। I1 आपतन कोण है, I2 निर्गत कोण है, R1 क्या है, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण है और R2 क्या चीज है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण है, ठीक है। हमको मालूम है R1 बराबर, चित्र में देखिए R1 किसके बराबर है, RQO। R1 बराबर एंगल RQO, RQO तथा R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये ऐसा है, R1 बराबर हो जाएगा कोण RQO, कोण RQO। देखिए R1 बराबर RQO तथा R2 बराबर हो जाएगा QRO, QRO ये एंगल, ठीक है। अतः साइन I1 बटे साइन R1 बराबर हो जाएगा साइन I2 बटे साइन R2। चूंकि R1 और R2 बराबर है
सॉरी I1 और I2 बराबर है, इसलिए साइन R1 बराबर हो जाएगा साइन R2। समझ में आ रहा है क्या बताया मैं? साइन I1 बटे साइन R1 बराबर होता है साइन I2 बटे साइन R2। न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 और I2 दोनों आपस में बराबर होते हैं। हमने देखा ना, प्रकाश का उत्क्रमणिकता का सिद्धांत ही कहा जाता है ना, जिस दिशा में भेजते हैं उसी दिशा में वापस लौटती है अगर दिशा को बदल दिया जाता है। तो ये I1 I2 दोनों बराबर होते हैं। तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, साइन R1 बराबर साइन R2, या इसको और आगे हल कर देते हैं तो ये R1 बराबर हो जाएगा R2। ठीक है, स्पष्ट है कि कोण AQR, स्पष्ट है कि कोण, चित्र को देखिए, AQR बराबर होगा कोण ARQ। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, चूंकि ये R1 R2 अगर बराबर है, समझ आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आप ऐसा बना के दे सकते हैं, त्रिकोणमिति में आप ऐसा बनाकर दे सकते हैं। यदि दोनों एंगल बराबर है तो निश्चित तौर पे AQR और ARQ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अब जब यदि आधार के दोनों कोण बराबर है, आधार इसको बोलते हैं ना आधार, ये आधार हुआ, ये दोनों कोण यदि बराबर है तो अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के आधार के समानांतर होंगे। अर्थात यहाँ पर QR ये अपवर्तित किरण है, समानांतर होंगे किनके, प्रिज्म के आधार BC के। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो अपवर्तित किरण जो होता है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? QR प्रोपोर्शनल, देखिए चित्र को देखिए आप, ये QR अपवर्तित किरण है और ये BC क्या है, BC क्या है, प्रिज्म का आधार। दोनों एक दूसरे के समांतर दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अतः न्यूनतम की स्थिति में आपतित व निर्गत किरणें, ये आपतित किरणें हैं और ये निर्गत किरणें, इसको अपन देखते हैं, इसी क्या पोजीशन बनती है यहाँ पर, कोण PQB, PQB इक्वल टू, देखिए इसको, इस एंगल को देखिए, PQB ये किसके बराबर है, ये हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री है ना, इसको देखिए MQB ये 90 डिग्री है ना। ठीक है, 90 डिग्री में हम क्या करेंगे, I1 को माइनस कर देंगे। कोण PQB बराबर 90 माइनस I1, ये समझ में आ रहा है? इसको देखिए साहब, PQB। ठीक है, MO अभिलंब है तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ ना, तो 90 में हम I1 को घटा देंगे तो हमको PQB निकल आएगा। उसी प्रकार से यहां पर हम देखते हैं SRC, कोण SRC, देखो चित्र को देखिए SRC, इस एंगल को देखिए, ये कितने के बराबर है, ये अभिलंब है, ये है ना, तो ये 90, ये भी 90 डिग्री हुआ, तो 90 में हम क्या करेंगे, I2 को माइनस करेंगे, 90 माइनस I2। ये दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए, क्लियर हो रहा है ना? 90 माइनस I1 ये एंगल है और ये है 90 माइनस I2। चूंकि I1 और I2 दोनों आपस में बराबर है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे कोण PQB इक्वल टू कोण SRC, अर्थात ये कोण इस कोण के, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होंगे। दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, आपतित किरण का अपवर्तक पृष्ठ से झुकाव, यहां पर आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ से झुकाव
निर्गत किरण का अपवर्तक पृष्ठ से झुकाव बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जब न्यूनतम विचलन की स्थिति में तीन महत्वपूर्ण चीजें हमने देखा, I1 बराबर I2, पहला चीज देखा आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है। दूसरा हमने देखा QR समानांतर है BC के, QR अपवर्तित किरण समानांतर है BC के। और तीसरा हमने देखा जो आपतित किरण और निर्गत किरण का झुकाव अपवर्तक पृष्ठों के साथ बराबर है। इस प्रकार हमने न्यूनतम विचलन की स्थिति में तीन चीज़ों को देखा। पहला, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरी स्थिति हमने देखा अपवर्तित किरण QR BC के समांतर हैं। तथा तीसरी स्थिति हमने देखा कि कोण PQB इक्वल टू कोण SRC अर्थात आपतित किरण तथा निर्गत किरण का अपवर्तक पृष्ठों से झुकाव समान होता है, अर्थात समान एंगल पर झुके हुए होते हैं। अब हम इसके पश्चात अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करेंगे। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ABC एक प्रिज्म है, प्रिज्म का मुख्य प्रच्छेद है। A प्रिज्म का कोण है। प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ AB पर PQ दिशा में आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में अपवर्तित होती है और तत्पश्चात RS दिशा में निर्गत हो जाती है। प्रकाश यहाँ पर प्रिज्म जो है न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा हुआ है। इसका मतलब आपतित किरण का प्रिज्म के साथ झुकाव और निर्गत किरण का प्रिज्म के साथ झुकाव दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर PQ आपतित किरण है और RS निर्गत किरण है। हम PQ को आगे की ओर बढ़ा देते हैं और RS को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये हमको एंगल प्राप्त होता है डेल्टा। इसको UTS से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पूर्व की भांति। MO यहाँ पर AB पर अभिलंब है और NO AC पर अभिलंब है। कोण PQM आपतन कोण I1 है, चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। कोण PQ अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है आपतित किरण उसको आपतन कोण कहते हैं, तो ये I1 है। कोण NRS ये I2 निर्गत कोण है, अभिलंब के साथ जो निर्गत किरण है जो कोण बना रहा है इसको हम निर्गत कोण कहेंगे। यहाँ पर अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण R1 है पहले पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण R1 और दूसरे पृष्ठ AC के लिए अपवर्तन कोण है R2। ठीक है, तो ये PQ आपतित किरण, RS निर्गत किरण, I1 आपतन कोण, I2 निर्गत कोण, R1 पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण और R2 दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का कोण। अब मैं शुरू में बता दिया था प्रिज्म कोण यहाँ पर A है। अब हम ज्ञात करेंगे विचलन कोण। चित्र से देखिए आप लोग, चित्र में देखिए विचलन कोण
डेल्टा बराबर यू टी एस, ये विचलन का कोण होता है, कोण यू टी एस, इसको कहते हैं विचलन का कोण, जिसको डेल्टा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहां पर देखिए यू टी एस ये किसके बराबर है, ये कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू, कोण टी आर क्यू। यहीं पर समझना है आपको, किसी त्रिभुज का, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये बाह्य कोण है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण इस प्रकार विचलन कोण डेल्टा बराबर कोण यू टी एस, और ये यू टी एस जो है बराबर, इस चित्र से आप देखिए, हमको मालूम है त्रिकोणमिति में कि जो बाह्य कोण होता है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण दूरस्थ दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। चित्र में देखिए यहाँ पर, ये सपोज हम इसको इस रूप में ऐसा भी बना सकते हैं, यू टी एस, और ये एंगल आपका हो जाएगा टी क्यू, ये आर हो जाएगा, ऐसा इस रूप में अपन ले लें। तो यू टी एस बाह्य कोण है इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज को देखिए ऐसा, यू टी एस बराबर हो जाएगा टी क्यू आर, ये एंगल टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू। त्रिकोणमिति ज्यामिति में हम पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण दूरस्थ, संलग्न नहीं, संलग्न वाला कोण ये है, तो ये कोण इस दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है, कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू। परंतु हमको मालूम है, चित्र को देखिए, टी क्यू आर ये एंगल किसके बराबर है, ये I1 है, ये अभिलंब है ना। यहाँ पर देखिए पी क्यू एम, ये अभिलंब, ये 90 डिग्री के बराबर है, तो ये निश्चित तौर पे ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात आई के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं, आई के बराबर है। तो ये आई है यहाँ पर, कोण टी क्यू ओ आई है, तो आई में हम क्या कर देंगे, R1 को घटा देंगे, I1 माइनस, ये हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको चित्र से स्पष्ट है कि टी क्यू आर, हमको ये एंगल का मान निकालना है, समझ में आ रहा है, इस एंगल का मान निकालना है, यहाँ पर टी क्यू आर का मान निकालना है, और ये पूरे एंगल यहाँ से यहाँ तक ये आई के बराबर है, तो आई में हम R1 को घटा देंगे, तो I1 माइनस R1, तो ये टी क्यू आर का मान निकल आएगा। उसी प्रकार से टी आर क्यू, इसको देखिए टी आर क्यू, इस एंगल की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये I2 है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, तो I2 में हम R2 को हटा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा I2 माइनस R2। चूंकि प्रिज्म जो है न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा हुआ है, इसलिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में इसको हम मिटा देते हैं, I1 बराबर I2 बराबर I, तथा R1 बराबर R2 बराबर R, ऐसा हम मान लेते हैं। प्रिज्म जो है ऑलरेडी न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, तो I1 I2 बराबर है, R1 R2 बराबर है, इसको हम I और R के बराबर ले लेते हैं। इस प्रकार से न्यूनतम विचलन का कोण डेल्टा एम बराबर मान रख दीजिए I माइनस R प्लस I माइनस R। इसको आगे हल कर देते हैं, डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2I माइनस 2R, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। यहां तक हम इक्वेशन प्राप्त कर लिए, डेल्टा एम बराबर 2I माइनस 2R। अब हम पुनः चित्र को देखते हैं, चतुर्भुज
ए क्यू ओ आर, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, चित्र को आप देखिए पहले, ए क्यू ओ आर, ये चतुर्भुज बन रहा है। यहां पर दो एंगल है, यहां पर ए क्यू ओ, कोण ए क्यू ओ, देखिए यहां पर ए क्यू ओ प्लस कोण ए आर ओ इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? दोनों एंगल को देखिए, वो दोनों एंगल 90 के बराबर है, क्योंकि अभिलंब है वो, तो दोनों का योग 180 के बराबर है। यहां पर अपन लिख देते हैं प्रत्येक कोण समकोण है। प्रत्येक कोण का मान जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो दो कोण हो गए इस चतुर्भुज में, ए क्यू ओ और ए आर ओ। शेष दो कोण, शेष दो कोण, कौन कौन सा दो कोण बचा? एक तो हो गया प्रिज्म का कोण ए, कोण ए प्लस कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 90 वाला, समीकरण नंबर 2 बचे हुए दो कोण, कोण ए और कोण क्यू ओ आर, दोनों का योग भी 180 डिग्री के बराबर है। अब हम त्रिभुज, यहां पर त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है क्यू ओ आर में, त्रिभुज क्यू ओ आर में, इसको मिटा देते हैं अपन। त्रिभुज, यहां पर अपना ध्यान दीजिए, क्यू ओ आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिख लीजिए कौन कौन सा तीन कोण है? कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण क्यू ओ आर, क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, R1 प्लस R2 प्लस QOR। समीकरण नंबर 2 और 3 से दोनों बराबर है, दोनों का मान 180 है, तो कोण A प्लस कोण QOR इक्वल टू, बराबर कर देते हैं दोनों समीकरण को, बराबर R1 प्लस R2 प्लस QOR, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से एंगल A इक्वल टू हमको प्राप्त होता है R1 प्लस R2। चूंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 बराबर R2 बराबर R और एंगल A इक्वल टू A, अर्थात A बराबर हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू 2R या R इक्वल टू A बाई 2। R के इस मान को हम समझ में आ रहा है ना, R का मान हमने प्राप्त किया A बाई 2। R के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर R के मान को
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर रखा हुआ है, रख दीजिए। तो डेल्टा m इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस 2 इंटू आर की वैल्यू a/2, 2 कैंसिल, तो डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस 2 इंटू a/2, 2 कैंसिल, तो डेल्टा एम बराबर प्राप्त होगा 2i माइनस a, या 2i इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम, इसको हल कर दिए, या i इक्वल टू हमको प्राप्त होता है a प्लस डेल्टा एम बाई 2। r इक्वल टू मिला a/2 और i इक्वल टू मिला a प्लस डेल्टा एम बाई 2। हमको मालूम है, मान लो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, तो स्नेल के नियम से म्यू इक्वल टू होता है साइन i बटे साइन r। i और r के मान को, चूंकि हमने r इक्वल टू a/2 प्राप्त किया हुआ है, i का मान a प्लस डेल्टा एम बाई 2 प्राप्त किया है, i और r का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। तो i और r की वैल्यू को स्नेल का नियम है उसमें हम यहाँ पर रख देते हैं। तो साइन i की जगह आ जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। इस प्रकार से म्यू बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। इस सूत्र के सहायता से हम किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमको a प्रिज्म का कोण ज्ञात करना होगा और डेल्टा m न्यूनतम विचलन का कोण ज्ञात करना होगा। अब इसी को हम देखते हैं पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा। यदि प्रिज्म पतला है तो a का मान पतले प्रिज्म के लिए, यदि प्रिज्म पतला है तो a की वैल्यू बहुत कम आएगी, a का मान बहुत कम होगा, I1, I2, R1, R2 का मान भी बहुत कम होगा, अर्थात म्यू बराबर साइन I1 बटे साइन R1। तो साइन I1 को हम I1 के बराबर ले सकते हैं और साइन R1 को R1 के बराबर, क्योंकि उसका मैं साइन के लिए, तो म्यू बराबर हो जाएगा I1 बटे R1। ये लगभग आएगा, म्यू लगभग इतने के बराबर आएगा, लगभग, या इसको आगे अपन हल कर देते हैं। I1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू R1। इसी तरह से म्यू इक्वल टू दूसरे पृष्ठ के लिए साइन I2 बटे साइन R2। चूंकि I2 R2 की वैल्यू बहुत कम है इसलिए हम इसको I2 बटे R2 के रूप में भी लिख सकते हैं लगभग, या I2 बराबर प्राप्त होगा म्यू R2। I1 का मान इतना आ गया और I2 का मान लगभग इतना आ गया। किंतु प्रिज्म का कोण जो होता है, प्रिज्म का कोण प्लस विचलन कोण, प्रिज्म का कोण प्लस ये प्रिज्म का कोण और विचलन कोण,
ये दोनों का योग बराबर होता है I1 और I2 के योगफल के बराबर होता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, I1 प्लस I2 के बराबर होता है। I1 आपतन कोण है और I2 जो है निर्गत कोण है। प्रिज्मा का कोण कितना है A, विचलन का कोण कितना है डेल्टा, बराबर I1 प्लस I2। चूंकि I1 और I2 का मान हम निकाल चुके हैं, मान रख देते हैं A प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 की वैल्यू है म्यू R1 प्लस I2 की वैल्यू है म्यू R2। इसको और आगे हल कर देते हैं अपन। तो A प्लस डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा म्यू कॉमन है R1 प्लस R2, लेकिन R1 प्लस R2 ये प्रिज्म का कोण A के बराबर होता है, अर्थात A प्लस डेल्टा बराबर म्यू A। या इसको अपन आगे हल कर देते हैं, A प्लस डेल्टा बराबर म्यू इंटू A, या डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू A। तो ये पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र होगा। अब हम देखते हैं कि ये न्यूनतम विचलन का कोण कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो 3 कारक है। पहला इस समीकरण से साफ दिखाई दे रहा है, पहला प्रिज्म के कोण A पर निर्भर करता है, A का मान ज़्यादा होगा तो डेल्टा का मान ज़्यादा होगा। दूसरा म्यू पर, म्यू प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक है, जिस रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक म्यू का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा डेल्टा का मान उसके लिए ज़्यादा होगा। और तीसरा है प्रकाश के रंग पर, अलग अलग रंगों के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान ज़्यादा होता है, लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान कम होता है। थैंक यू।